नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज तारीख है 24 अगस्त 2022। तो आज हम अपने इंडियन एक्सप्रेस का इस वीडियो में बेसिकली करंट अफेयर्स देखेंगे और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो एडिटोरियल का आएगा। बेसिकली वो एडिटोरियल वाला वीडियो बेसिकली शाम को अपलोड होगा दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो करंट अफेयर में बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि फ्रंट पेज में 2-3 बेसिक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। इस बेसिक न्यूज़ में आप देखोगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फ्रीबीज का जो मुद्दा इधर भी चल रहा है कि जो सरकारें जो ऐलान कर देती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए कि लाइक हमको वोट दीजिए, हम आपको चैन देंगे, साड़ी देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे। तो जो फ्रीबीज है इसके तहत सेंट्रल सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सीवी रमन्ना ने एक पैनल बिठाया है और जिसपे ये कहा है कि आप पार्लियामेंट में, सदन में इस पर बैठ के डिबेट करिए और डिबेट करके बताइए कि क्या इस पर किया जा सकता है, मतलब कि अपने अपने कंसर्न्स रखिए। तो दोस्तों आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसके बाद फ्रंट पेज की और भी न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन फर्स्ट की न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीजीआई फ्रीबीज के बारे में कहते हैं कि बेसिकली मान के चलिए कि कुछ फ्रीबीज ऐसे होते हैं जो मानव के कल्याण के लिए होते हैं। मानव के कल्याण में इन द सेंस कि कोई सरकार अगर अपने इलेक्शंस के कैंपेन में साइकिल देती है तो सोचिए कि उस साइकिल से इंसान का सोशल स्टेटस बदल सकता है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री में रिच क्लास भी रहता है, पुअर क्लास भी रहता है, एलिट क्लास भी रहता है। तो मान के चलिए कि पुअर क्लास जिसके पास कुछ नहीं वो साइकिल से अपना सोशल स्टेटस बदल सकता है, दूर दराज काम खोज सकता है। तो यही सब इस करंट अफेयर में था, बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आप ये देखोगे तो अगर उस साइकिल देने से उस गरीब आदमी का सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। और दूसरी तरफ आप देखोगे दोस्तों कि कपिल सिब्बल साहब जो है सीनियर एडवोकेट है, तो कपिल सिब्बल साहब बेसिकली अपनी राय रखते हैं कि अगर ऐसे ही फ्रीबीज बंटने लगा तो कल को मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपिंग के दौरान कह देती है कि हमको अगर आप वोट करते हैं तो बेसिकली हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, तो टैक्स फ्री के तहत इस पर क्या फिस्कल बर्डन पड़ेगा। मतलब ये भी समझना पड़ेगा कि अगर टैक्स फ्री का आप ऐलान कर देते हो तो ये जो फिस्कल बर्डन आएगा इसका जिम्मा कौन लेगा। तो कपिल सिब्बल साहब का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि सपोज अ पार्टी स्टार्ट्स सेइंग विल नॉट कलेक्ट टैक्स, कैन दैट बी डन? That the questions because the voter has a right to make an informed choice whom he will be vote for. If you are giving him a false promise which your finances do not permit, or you are burdening the finances in a matter that it destroy the economy. तो वही बातें हैं दोस्तों कि मान लीजिए वोटर को भी जानने का अधिकार है कि वो किसको वोट दे, तो उसी के तहत इंसान की आइडियोलॉजी को, अपने वो पॉलिटिकल लीडर की आइडियोलॉजी को समझता है और इसी आइडियोलॉजी में आप देखते हैं कि कैंपिंग के दौरान नेता फायदा उठा लेते हैं, कुछ ना ऐलान कर देते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। तो यही सब था दोस्तों कि ये जो फ्रीबीज हैं कुछ हद तक सही भी हैं, कुछ हद तक गलत भी हैं। टू बी अ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये सोशल अपलिफ्टमेंट भी देने की कोशिश करती है। लेकिन अब आप देखोगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो साड़ी देने का वादा कर देती है कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को साड़ी देंगे। अब आप बताइए साड़ी से क्या सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, क्या लाभ मिला। मान लो साइकिल इंसान को मिल रही है फ्रीबीज में, तो इंसान उसका यूज़ करके गरीब आदमी दूर दराज में जाके काम धाम कर सकता है, काम खोज सकता है, अपने परिवार का पेट पाल सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, मतलब कुछ हद तक की बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। अब साड़ी पहन के इंसान क्या करेगा आप बताइए। तो यही फ्रीबीज पे चर्चा थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फ्रंट पेज की ही न्यूज़ है। फ्रंट पेज में बेसिकली बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा था दोस्तों। नुपुर शर्मा के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी के एमएलए हैं तेलंगाना के टी सिंह, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया कल। इनके साथ क्या था दोस्तों कि वही वाला बात था, जैसे नुपुर शर्मा जो है उन्होंने सीनियर प्रवक्ता थी, उन्होंने जो है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ थोड़ा सा अविवादित बयान दे दिया था, तो इन्होंने भी थोड़ा सा अविवादित टिप्पणियां कर दी जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो बेसिकली इनको बेल भी मिल गई, बेल भी बिहाफ पे मिल गई है कि तुम बगैर इन्फॉर्म किए, पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर छोड़ोगे नहीं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा जो इनके ऊपर सीआरपीसी सेक्शंस वगैरह लगे हैं ना, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये आपके काम में आ सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ये बीजेपी एमएलए की जो फ्रंट न्यूज़ पहले पेपर की न्यूज़ है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे डिटेल में कवर्ड है। बेसिकली लिखा क्या है दोस्तों कि हैदराबाद डीसीपी साउथ जोन was booked under the IPC section 295A। सेक्शन आईपीसी सेक्शन 295 दोस्तों क्या कहता है कि डिलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग। मतलब आईपीसी सेक्शन 295A, 153A और 5051 और बी सेंटिमेंट्स के तहत और 505 के तहत इन्होंने जो पब्लिक में मिसकंटिन्यूअस फैलाने की कोशिश की, रिलीजियस हार्मनी फैलाने की कोशिश की, इसी के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसके तहत इनको जो है कन्विक्ट किया गया। तो दोस्तों ये था। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये आईपीसी सेक्शन आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम ही देगा। तो अब दोस्तों आप देखोगे कि फ्रंट पेज की एक न्यूज़ है जहाँ पे जस्ट अ मिनट दोस्तों,
फ्रंट पेज की आप न्यूज़ देखोगे दोस्तों कि कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हो रहा है, जो एनटीए कंडक्ट करा रही है, इससे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब काफ़ी सारे प्रोफेसर्स की नाराज़गी है। नाराज़गी इन द सेंस आप देखोगे कि पहली बात तो सीयूईटी की निकमियाँ हैं। आइए इनकी जो है थोड़ा सा कंसर्न्स को नेक्स्ट पेज पे है वो भी डिटेल में है, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे सीयूईटी का जो कंसर्न निकल के आ रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का कंसर्न निकल के आ रहा है कि आप देखोगे कि अभी भी एनटीए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ आप देखोगे कि इन दिस कंटेक्स्ट वी डिसाइडेड नॉट टू लिमिट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड द ऑफर। मतलब जो सीयूटी के लिए कंसर्न्स की इनका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। लगभग मान के चलिए 45,000 प्लस इन्होंने जो है कॉम्बिनेशन दिए हैं। अब कल भी मैंने आपको बताया था और अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे जेएनयू के प्रोफेसर जो है वो चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट हो रहा है उसमें थोड़े से बदलाव किए जाएं। क्यों? क्योंकि अभी तक एमसीक्यू बेस्ड चल रहा था। अब इस चीज़ को ये चाहते हैं कि नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। तो नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम में आप देखोगे दोस्तों कि करंटली जो है एनटीए ऑफर्स 27 टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड द 33 लैंग्वेज आउट ऑफ विच कैंडिडेट्स कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ द 9 सब्जेक्ट्स। मतलब 33 लैंग्वेज में से एनटीए ने मिनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को 27 मिनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया है। उसमें क्या है कि 33 लैंग्वेज को उन्होंने स्पेसिफिक आउटिफाई किया। उसके बाद आप देखो कि इन्हीं में से आपको 9 मैक्सिमम लैंग्वेज के 9 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स देखने हैं। अब जिसमें से इन्होंने 45,000 कॉम्बिनेशन दे दिया। अब दोस्तों देखोगे कि थोड़ा सा एक एनटीए का यहाँ कंसर्न निकल के आ रहा है कि 4 अगस्त को एनटीए ने सेकंड शिफ्ट का अपना एग्जाम भी कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों? इनकी नाकामियों के चलते क्वेश्चन पेपर ही टाइम पे अपलोड नहीं हुआ। अब आप बताइए कि लास्ट मोमेंट पे रीशेड्यूल हुआ एग्जामिनेशन सेंटर का, ये एग्जाम का रीशेड्यूल हो गया, एग्जाम तब्दील कर दिया गया किसी और दिन, और ये एग्जाम सेंटर का लेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या ये कुछ हद तक सही है? तो यही सारी चीज़ें हैं सीयूईटी के कंसर्न में। देखिए दोस्तों, पहली बार ये सीयूईटी कंडक्ट करा रहा है, तो हो सकते हैं कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मेजर कंसर्न क्रिएट हो सकता है। थोड़ा बहुत तो देखिए, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा बहुत अब इंसान अपनी कमियों से ही सीखता है ना। अब फर्स्ट टर्म पहली बार में थोड़ा सा उतना एफिशिएंट तो नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, पर कल के भी न्यूज़ में आया था कि सीयूटी को कहा जा रहा है कि कॉमन टेस्ट एनटीए का भी हो जाए और जेई का भी एग्जाम कॉमन होना चाहिए। तो अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। खैर वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे तो मैंने इनको हाईलाइट किया। अब यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आस्क इफ द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड मोर देन वंस from the next year, Joshi said it should be ideally the case that the national education policy advocates the multiple times for the competitive exam। मतलब वही है कि एनटीए साल में जो 2 बार एग्जाम कंडक्ट, जैसे जेई मेंस वाला नहीं, एक बोर्ड एग्जाम के पहले एक बोर्ड एग्जाम के बाद, तो जो एनटीए साल में 2 एग्जाम को कंडक्ट कराने का सोच रही है, बेसिकली आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स होने की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके थोड़ा सा माइंडसेट को लेके एक रिलैक्सेशन है। मान लीजिए आपकी पहले एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब रही, तो अब आपको अगला एग्जाम देने के लिए अगले साल का वेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब आपको अपॉर्चुनिटी एक साल में 2 बार मिल रही है, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट एग्जाम, तो आप पहली बार में अगर अच्छा नहीं कर पाए तो 3-4 महीने का 5 महीने का आपको समय मिला, आपने बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी कमियों को देख के अगले में बैठा। तो यही साइड देखिए, कुछ सीयूईटी के फायदे के भी बिहाफ पे यहाँ बातें चल रही हैं और कुछ इनके मेजर कंसर्न्स भी निकल के आए हैं। तो वही सारी बातें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखोगे कि ये बात यहाँ पे खत्म होती है, ये न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। अब हम आगे की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आगे की न्यूज़ में क्या है दोस्तों कि यहाँ नितिन गडकरी साहब का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये है कि नितिन गडकरी साहब ने कुछ अपने प्लान्स को रिवील्स कर लिया। प्लान्स ऑन रिवील्स मतलब इन द सेंस आप देखोगे दोस्तों कि जो टोल प्लाजा में पहले, तो यहाँ पे दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये फैसला लिया है कि बेसिकली आप देखोगे कि अभी तक जो सरकार एनएचआई रोड बनाती थी उसके तहत क्या होता था कि टोल प्लाजा बनाए जाते थे टोल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि अब टोल प्लाजा को हटाया जाएगा, वहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा, उस कैमरा के तहत जो है आपका टोल टैक्स डिडक्ट होगा। लेकिन दोस्तों इसका एक मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है कि अभी तक ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं गया या अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनलाइज लॉ नहीं है कि जो भी पर्सन टैक्स के लिए ना रुके तो उसके ऊपर कुछ किया जा सके। तो बेसिकली इसी वजह से आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे पर्सन अब आगे बढ़ जाते हैं, नहीं रुकते हैं, तो इससे टैक्स के कलेक्शन में भी थोड़ा सा लॉसेज आते हैं। आप देखोगे इन द सेंस कि अभी तक क्या था कि जैसे मान के चलिए करेंटली अबाउट द 97% ऑफ द टोटल टैक्स टोटल टोल कलेक्शन ऑफ द नियरली 40,000 करोड़ हैपन्स थ्रू द फास्टैग। अभी तक क्या था दोस्तों कि 90% जो था, 97% मान के चलिए कि बेसिकली जो टोल टैक्स आपने, ये फास्टैग की स्कीम ही बेसिकली इसलिए आई थी ना, रीडर सिस्टम वाला, कि जो ट्रैफिक्स पे जाम लग जाते हैं, तो इसी के लिए आया था कि फास्टैग का स्कीम इसीलिए आया था कि डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट जाएंगे पैसे। तो आप देखोगे कि अभी तक क्या था कि टोल का कलेक्शन बेसिकली मान के चलिए ऑलमोस्ट 97%, 97% जो था वो फास्टैग से ही आ रहा था।
तो बेसिकली मान के चलिए कि इसका क्या था, फास्ट टैग के इसका जो लगभग थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट होता था वो नॉर्मल टोल प्लाजा से ज़्यादा ही होता था। तो मान के चलिए जैसे नॉर्मल टोल प्लाजा पे आप जाते हो, कोई पुल को क्रॉस करते हो तो वहाँ 20 रुपये लगते हैं, तो उसी जगह फास्ट टैग से 25 रुपये लगते थे, मतलब 2 रुपये 4 रुपये ज़्यादा ही लगते थे। अब ये नहीं 2 रुपये 20 रुपये के 40 नहीं लगते थे, तो थोड़ा सा हायर ही होता था। तो एक फास्ट टैग से रिलेटेड आप देखोगे कि थोड़ा सा ये कंसर्न है। और बेसिकली यहाँ पे फास्ट टैग में एक कंसर्न यहाँ पे ये भी लिखा है, विद द फास्ट टैग इट टेक्स अबाउट 47 सेकेंड्स पर व्हीकल टू क्रॉस अ टोल प्लाजा। तो फास्ट टैग की रीडिंग सिस्टम को लेकर यहाँ पे लिखा है कि उसको लगभग 47 सेकेंड लगते हैं, 47 सेकेंड पर व्हीकल को रीड करने में लगता है। उसके बाद आप देखोगे कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है इसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रही है कि 260 व्हीकल्स जो है पर आवर तक यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पाए, चेकिंग कर पाए थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लेन कंपेयर टू द 112 व्हीकल पर आवर मैनुअल टैक्स कलेक्शन लेन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। तो यही गवर्नमेंट का डाटा है यहाँ पे फास्ट टैग के बारे में दिया है कि अभी तक गवर्नमेंट क्या था कि बेसिकली 47 पर सेकेंड के हिसाब से व्हीकल को ट्रेस कर पाती थी कलेक्शन के लिए, जिसका जो है एनुअल मतलब आवरली मान के चलिए घंटे भर के 260 व्हीकल के हिसाब से गवर्नमेंट का ही कहना है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इस इशू के मेजर कंसर्न को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेजर कंसर्न में क्या है कि दोस्तों तो फास्ट टैग के मेजर इशू के कंसर्न में दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें लिखी कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का बैंक अकाउंट जो लिंक है अगर उसमें लो बैलेंस है तो जो फास्ट टैग का अमाउंट जो डिडक्ट है वो कैसे डिडक्ट होगा। और बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिव इशू को लेकर भी बातें की गई हैं। पुअर कनेक्टिविटी की वजह से कभी कभी जो है फास्ट टैग थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम। और बेसिकली आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि वियर एंड टीयर ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर एंड टैग कभी कभी इम्प्रॉपर फिक्सेशन हो जाता है। इम्प्रॉपर फिक्सेशन मतलब मान के चलिए कि जैसे आप यूपीआई स्कैन करते हो तो कभी कभी नहीं होता है, तो आपको पास ले जाना पड़ता है फ़ोन को स्कैन करने के लिए। तो यही था कि कभी कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती पोजीशन की वजह से। तो ये फास्ट टैग के कुछ मेजर कंसर्न इशू है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रिपील करने की कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कैमरास के बारे में बताया है ना कि फॉर टोल प्लाजा को हटा के अब थोड़ा सा जो है कैमरा की बात की जा रही। तो यहाँ पे ये लिखा है कि द INPR कैमरा इज कस्टमाइज टू रीडिंग द 9 नंबर्स ऑफ द नंबर प्लेट एंड if there is anything beyond that the like something written on the number plates we are typically come cross in most vehicle the country the camera will not need। अब INPR का जो कैमरा है, जो कैमरा बेसिकली इंस्टॉल करने की बात की जा रही है उस पर भी थोड़े से कंसर्न्स हैं। उस कंसर्न्स में आप देखोगे कि कैमरा जो है बेसिकली 9 डिजिट तक की नंबर प्लेट को नोट कर पाएगा। अब 9 डिजिट की नंबर प्लेट तक को जो नोट कर पा रहा है उसके बियॉन्ड जो है वो थोड़ा सा नोटिंग में दिक्कत है। तो कुछ ये भी बातें हैं। उसके बाद आप देखोगे कि दोस्तों बेसिकली क्या है कि मान के चलिए जो फास्ट टैग की स्कीम है, जो फास्ट टैग के जो प्रोसेस हैं, जो डिडक्टिंग पॉइंट है, सॉरी जो डिडक्टिंग एम है, इस डिडक्टिंग का तो देखिए अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न तो देखिए दोस्तों यही है कि प्रॉपर रीड न कर पाना, प्रॉपर रीड न कर पाना। और उसके बाद आप देखोगे कि उससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि किसी पर्सन का अगर अकाउंट बैलेंस जीरो है और उसके बाद फास्टैग की वो गाड़ी वहाँ पे जा रही है तो डिडक्शन की यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा कह सकते हो कि एक इकोनॉमिक बर्डन है, फिजिकल मतलब फिजिकल क्रिएट हो रहा है, राजकोषी घाटा यहाँ पे हो रहा है। तो ये थोड़ा 1-2 पॉइंट है टू बी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ न्यूज़ को देखते हैं। आज 2-3 न्यूज़ें और बड़ी काम की हैं दोस्तों। थोड़ा सा आइडिया सेक्शन भी आज बहुत बेहतरीन आया तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है तो वो भी यहाँ पे भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज़ में बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने, ये फ्रंट पेपर की न्यूज़ है, फ्रंट पेपर की न्यूज़ है, यहाँ पे मैं डिटेल में कवर कर ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलाउंसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ अलाउंसेस के थोड़े से मतलब नए रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दिया है कि बेसिकली आप देखोगे द न्यू रूल्स ऑल्सो अलाउ a chauffeur and secretarial assistants equivalent to the level of the branch officer in the Supreme Court from 1 year after the retirement for retired Supreme Court judge। मतलब बेसिकली कह सकते हो कि एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बेसिकली रिटायरमेंट के 1 साल बाद तक, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखोगे द रिटायर्ड जज एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी इंटाइटल्ड टू 24/7 सिक्योरिटी फॉर द रेसिडेंट्स एंड द पर्सनल गार्ड फॉर ईयर डेट ऑफ द रिटायरमेंट। तो वही बेसिकली इनको प्राइवेट प्रोटेक्शन देने की भी यहाँ पे बात की जा रही है। थोड़ा सा मतलब नई चेंजेस हैं लॉ में कि 1 साल बाद तक आप देखोगे 1 साल तक रिटायरमेंट के 1 साल तक वही मान के चलिए 24 घंटे तक, मतलब इनको 24 घंटे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वही करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो छोटी सी कि यहाँ पे थी तो फ्रंट पेज पे भी था, मैंने सोचा यहाँ पे डिटेल में तो डिस्कस कर लूँ। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बेसिकली आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूज़ और निकल के आ रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा था ना कि मध्य प्रदेश में बवाल हुआ था, डैमेजेस हुए थे पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग
मध्य प्रदेश में थोड़ा सा नया लॉ लाया गया था, तो इस नए लॉ के तहत इसमें कोर्ट पे चर्चा की गई थी, कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी कि बेसिकली क्या था कि प्रिवेंशन एंड द रिकवरी ऑफ द डैमेजेस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2021। तो आप देखेंगे कि वायलेंस में जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा फोड़ा जाता है, जलाया जाता है, तो उसी के तहत यहाँ पे था कि उसकी रिकवरी जो है वो बेसिकली पर्सन के प्राइवेट प्रॉपर्टी से की जाएगी और पर्सन के प्राइवेट मतलब एंटिटी से की जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा हियरिंग की बात चल रही है। तो ये छोटा सा न्यूज़ यहाँ पे था दोस्तों, मैंने सोचा ये भी यहाँ इसको डिस्कस कर लूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंसर्न और है हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे निकला है। आप देखेंगे दोस्तों कि इंडिया में करंट टाइम क्या है कि टोमेटो फ्लू नाम की एक डिसीज़ है, बहुत बढ़ती जा रही है। ये टोमेटो फ्लू नाम की डिसीज़ बेसिकली जो है चिल्ड्रंस में देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस इसके इंडिया में पाए जा रहे हैं। मोस्टली आप देखोगे कि मोर देन 82 केसेज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन हैव बीन रिपोर्टेड इन द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के नीचे तक के बच्चों में आप देखोगे कि 82 केसेस इंडिया में दर्ज हो चुके हैं। बेसिकली आप देखोगे कि ये रिपोर्टेड जो है वो केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा के तहत आ रही है, एडवाइजरी के तहत। इसमें क्या है देखोगे दोस्तों कि टोमेटो फ्लू के अगर कंटेक्स्ट में आप बात करोगे तो टोमेटो फ्लू के कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो दोस्तों तो इट इज बेसिकली है हैंड फुट माउथ डिसीज। हैंड फुट माउथ डिसीज में आप क्या मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर हैंड फुट माउथ डिसीज में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप इसके सिम्टम्स के हिसाब से, सिम्टम्स इन द सेंस की लक्षण के हिसाब से अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें क्या है ना कि आपके फीवर आएगा, फीवर आने के बाद जॉइंट पेन होगा। भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे फुट माउथ डिसीज, हैंड फुट माउथ डिसीज की बात हो रही है तो जॉइंट पेन होगा। उसके बाद आप देखोगे कि डायरिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फैटिग होगा। और बेसिकली क्या होगा दोस्तों कि ये एक टाइप का कह सकते हो कि ब्लिस्टर्स के साथ साथ ब्लिस्टर्स इन द समझने की कोशिश करिए कि जब आपको जैसे इंड्यूरेटेड सब्सटेंस, मतलब जैसे मान के चलिए कोई लीजन होता है तो कोई लीजन के अराउंड जैसे इंड्यूरेटेड, जैसे मान के चलिए आपको छाले होते हैं तो छाले के अराउंड आप देखोगे कि थोड़े थोड़े शार्प एजेस टाइप के दिखने लगते हैं कभी कभी, तो वही बेसिकली ब्लिस्टर्स हुआ करते हैं कि शार्प मतलब दिखने लगे, उसकी शार्पनेस एजेस दिखने लगे। तो आप देखोगे कि बेसिकली ये जो रीजन होगा, इसका जो लीजन होगा वो बेसिकली आपको टंग्स में, गम्स में, चीक्स, पाम्स और सोल्स में दिखाई देगा। मतलब यही था कि जो इसके नाम के तहत है हैंड फुट डिसीज, तो इसका जो है आपको सिम्टम हाथों में और मुंह में दिखाई देगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे द आइडियाज पेज का एक सेक्शन है। आइडियाज पेज के सेक्शन में देखोगे दोस्तों कि आज मुझे यहाँ पे 2 लोगों के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ। बेसिकली यहाँ पे 3 आइडियाज़ हैं, पर 3 आइडियाज़ में से 2 आइडियाज़ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस आइडियाज़ में पहला जो है ये प्रवीण चक्रवर्ती साहब का है। प्रवीण चक्रवर्ती साहब का आइडिया जो है बेसिकली क्या लिखा है कि द ओनली पॉइंट स्कोरिंग नॉट डिबेट। मतलब क्या है कि इकोनॉमी के कंसिक्वेंस में इनके आइडियाज़ लिखे। इकोनॉमी के कंसिक्वेंस में इनके आइडियाज़ इन द सेंस आप देखोगे कि इन्होंने थोड़ा सा सरकार को टंच कसते हुए ये भी बातें लिखी है कि कुकिंग अ सिंपल दाल, टोमेटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, साल्ट एंड ऑयल ऑन द एलपीजी गैस स्टोव्स कॉस्टली अराउंड 51 टुडे। इट वाज द कॉस्ट देम ओनली 36 in 2019 एंड 38 in 2014 एंड 28 in 2009। तो बेसिकली आप देखोगे कि करंट टाइम में जो बढ़ती महंगाई है इसके तहत इन्होंने थोड़ा सा कंस कसते हुए बेसिकली शुरुआत की है। तो ये सारी चीज़ों पे उतना ध्यान न दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो यहाँ पे मेन बातें हैं ना वो देखिए, इतना याद रखिएगा दोस्तों, टू बी अ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे। क्रिटिसाइज इन द सेंस कि आपको पॉलिसी को बेहतर कैसे बनाना है ये दिखाना है, आपके आइडियाज़ उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करके बेहतर बनाना है, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना नेताओं का काम होता है, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं होता। तो ये याद रखना, आप लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसको कैसे इंप्रूव करने वाले हो, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि इन्होंने ये भी दिखाया है कि while the level of the inflation may change the trend of democratic prices is tightly correlated to the global crude oil cost। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि ऑथर ने साफ साफ लिखा है कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल ने महंगाई में एक अच्छा लीड मतलब प्ले किया है महंगाई को बढ़ाते हुए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, आप देखोगे कि लगभग कह सकते हो कि रुपए की वैल्यू जैसे जैसे कोलैप्स कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टर वैसे भी भाग रहे हैं इंडिया से। तो ये कह सकते हो कि दुखती नस पे और हाथ रखने वाली यहाँ पे बातें। और दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, इस डेटा को मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप कहीं पे लिख लो। ये सारी चीज़ें अगर आप मान चलिए कहीं इंकॉर्पोरेट करते हो ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस डेटा को आप देखोगे लिखा है द इंडियन फिस्कल पैकेज इन 2020 वाज मीजली द 10% ऑफ GDP कंपेयर टू US 28%, कैनेडा 20%, जर्मनी 43%, जापान 45%। As a direct consequence, Indian economy was worst with the negative 6.6% growth fiscal year 2021 real GDP, the US -3.4। तो आप देख सकते हैं कि फिस्कल पैकेज की यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि लगभग कैसे कह सकते हो कि फिस्कल पैकेज जो बेसिकली कोविड के बाद
जो कोविड के बाद हिंदुस्तान की कंडीशंस हुई, जो भारत सरकार ने धीरे धीरे रिलीफ और पैकेजेस बांटे ना, तो कुछ उसके तहत भी आप देखोगे दोस्तों कि जो फिजिकल बर्डन यहाँ पे आया हिंदुस्तान के ऊपर, भाई जाहिर सी बात है रिलीफ फंड जो गवर्नमेंट्स ने एलोकेट किए उस टाइम क्या था दोस्तों कि उसके तहत जो फिजिकल बर्डन आया ना एक्ट ऑफ गॉड के चलते, अब कोविड पैंडेमिक के चलते, तो ये वहाँ पे यही डेटा यहाँ पे लिखा है। तो आप दोस्तों थोड़ा सा इसको एक विशेष कहीं पे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा मतलब इंपैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, कहीं मतलब आंसर्स में कोट करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि एक छोटा सा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि सिमिलरली द डिस्कशन ऑन द इंक्रीजिंग, इन्होंने जीएसटी के रेट के टैक्सेस को भी इंक्रीज करने की जो बातें हुई हैं डायरेक्ट टैक्सेस को, ये भी बताया है कि जो जीएसटी के रेट टैक्सेस का डिस्कशन, मतलब जीएसटी के टैक्सेस को बढ़ाने का जो डिस्कशन चल रहा है उस पर भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पे इन्होंने ऑथर लिखते हैं कि जब जीएसटी रेट्स शुड हैव बीन about a progressive direct taxes that affects the rich more than the poor versus regressive GST tax which affects the rich and poor alike। तो आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स और ये जो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स है इसके बारे में बात किया है कि इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे मान के चलिए कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स की जो दरें बढ़ा दी गई हैं ना, इससे बेसिकली क्या है कि पुअर क्लास और रिच क्लास की जो है मतलब जो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस की दरें बढ़ाई गई थी, इससे क्या था बेसिकली दोस्तों कि सिर्फ रिच क्लास की ही जिंदगी इफेक्ट हुई थी। रिच क्लास इन द सेंस कि अब जो अफोर्ड कर सकता है तो वो तो दे ही सकता है, लेकिन जब रिग्रेसिव जीएसटी टैक्स की दरों को बढ़ाया गया ना तो पुअर के साथ साथ गरीब आदमी पे भी इस पर इफेक्ट पड़ा। बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 2010 आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस द कॉर्पोरेट टैक्सेस अकाउंटेड फॉर द 40 बट टुडे ओनली कंट्रीब्यूट 25। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये भी कारण है टैक्स बर्डन का। जो कॉर्पोरेट में 2010 में 100 रुपए में यूनियन गवर्नमेंट 40 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स लेती थी, अब 25 रुपए लेने लगी। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि बेशक यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बातें की जा रही हैं, अगर आप एक हद से ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लेने लगोगे तो धीरे धीरे इकोनॉमी पे लोड पड़ने लगेगा। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी खुद की कमाई है, देखिए ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटा सा, अगर मान के चलिए कि आप 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये में आप 15 रुपये 20 रुपये सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार रहोगे। 10 रुपये 15 रुपये अपनी कमाई का कोई भी देना पसंद करता है, लेकिन अगर आप वही अपनी 100 रुपये का 40 रुपये सरकार को देने की बात आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको खल जाएगा। हालांकि दोस्तों अब वो अलग बातें हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेके कि कैसे बर्डन टैक्सेस के बढ़ते चले गए। पहले 40 रुपये लिए जाते थे, 25 रुपये लिए जा रहे हैं, मतलब 25%। तो वही बात है दोस्तों यहाँ पे। तो अब दोस्तों इसके बगल में ही जो दूसरा आइडिया कंटेक्स है, ये बेसिकली आइडिया लिखने वाली जो है वो सीएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं। सीएमसी मेडिकल कॉलेज बेसिकली जो है वलोर में है। इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, गगनदीप कंग मैडम लिखती हैं। गगनदीप कंग मैडम लिखती हैं द वेलनेस विश फॉर द 2047। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इंडिया की वेलनेस पे इन्होंने बात करते हुए ये लिखा है कि अगर इंडिया को अपनी वेलनेस पे आगे बढ़ना है ना, तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि मतलब शुरुआती इन्होंने किया है कि इंडिया कैसे कैसे अपनी वेलनेस को इन्फ्लुएंस करते हुए, मतलब इनरिच को दिखाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। कि धीरे धीरे आज देखिए कैसे इंडिया का हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर कितना अच्छा होता जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर की बात करोगे तो आज कई सारी विदेशी कंपनियों में सीईओ हैं, वो इंडियन ही तो हैं। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात करोगे, सुंदर पिचई वगैरह गूगल के, सब अपने इंडिया के ही तो हैं। तो आप देखोगे कि कैसे कैसे अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर होता जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि हेल्थ केयर सिस्टम की कुछ बातें करते हुए इन्होंने ये भी लिखा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में बेसिकली क्या है दोस्तों कि अब आप देखोगे कि वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका देखोगे कि हेल्थ इंप्रूवमेंट भी तो हमने किया है। लेकिन कुछ दोस्तों जो यहाँ पे मेजर कंसर्न कह रहा हूँ कि जो कुछ मेजर गोल्स हैं कि बेसिकली इंडिया की वेलनेस को चलते हुए जो इंडियन सस्टेनेबल गोल 2030 के इंडियन सस्टेनेबल गोल 2030 के थे, तो उसके तहत यहाँ पे हेल्थ केयर की रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ हैं। हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कुछ आइडियाज़ में अगर आप देखोगे दोस्तों तो हेल्थ केयर के रिगार्डिंग में कुछ आइडियाज़ सस्टेनेबल की जो लिस्ट आई थी, उस सस्टेनेबल की लिस्ट में आप तीसरा नंबर जो देखोगे उसमें क्या है दोस्तों बेसिकली कि इनका यही कहना था कि तीसरे नंबर जो है सस्टेनेबल गोल का वो हेल्थ पे फोकस है। अब पहला जो है वो पुअर का है, पॉवर्टी का है, और दूसरा हंगरी का है। तो ये जो दो सस्टेनेबल की लिस्टेड हैं ये क्या है कि वो तीसरे से इंटरलिंक है। तो देखोगे दोस्तों कि सस्टेनेबल गोल की जो बातें कही गई हैं हेल्थ के रिगार्डिंग में, तो यही ऑथर का कहना है कि जो सस्टेनेबल गोल की लिस्ट में पॉवर्टी और हंगरी है वो बेसिकली हेल्थ से ही रिगार्डिंग है। अगर मान के चलिए हेल्थ जो है, अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो जाहिर सी बात है इलाज पे तो खर्च आप करोगे ही नहीं ना। अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन इंप्रूवमेंट है तो आपकी कमाई का बेहतर ब्यौरा आप बचाते रहोगे, रखते रहोगे, सेविंग करते रहोगे, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते रहोगे, तो हेल्थ पे उतना आपको खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे लगभग थोड़े 1-2 पॉइंट्स और हैं ऑथर के। यहाँ पे ऑथर लिखता है कि वी नीड टू प्लेस द हेल्थ केयर प्रोवाइड क्लोज टू द पेशेंट बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एंड फंक्शनल फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही दोस्तों कहने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा हमारे इंडिया की जो अप्रोच है वो थोड़ा सा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की और मेडिकल सेक्टर में जानी चाहिए।
और आप देखोगे दोस्तों कि एक छोटी सी यहाँ पे बात इन्होंने लिखी है कि दिस फॉर्म ऑफ द हेल्थ केयर कैन नॉट बी एड्रेस्ड विदाउट द गवर्नमेंट सिस्टम टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है कि एक प्रॉपर मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को लाने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती है ना, बेसिक ये सिस्टम को इम्प्रूव तो कर देती हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट जो होता है ना वो खाली सेल्फ इंटरेस्ट का होता है। समझने की अगर कोशिश करो तो आज BSNL घाटे में है, लेकिन कल को यही कंपनी आप देखिएगा जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगी ना, तो ये धीरे धीरे एक कह सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोइंग बन जाएगी, प्रॉफिट ग्रोइंग कम्युनिकेशन कंपनी बन जाएगी। तो वही चीज़ है दोस्तों कि यहाँ मतलब प्राइवेट एंटिटी को रेगुलेट करने की कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं कि धीरे धीरे हम अपने बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि लगभग मान के चलिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ इन द नेक्स्ट 25, नॉट जस्ट फॉर द एलिट बट फॉर ऑल। तो वही है हेल्थ एजुकेशन और जो हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन है बेसिकली हमको इतना इंप्रूव कर देना चाहिए कि हर वर्ग के लोगों तक पूरा पहुंच पाए, ना कि सिर्फ एलीट क्लास तक ही। ठीक है दोस्तों, तो ये दो पे यहाँ पे आइडियाज़ थे, वो सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वर्ल्ड की एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल में आप देखोगे कि बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान में जो सिख समुदाय वहाँ पे रहता है, छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी रहती है उनको फोर्सफुली जो है पाकिस्तानी मतलब लड़कियों सिखों की लड़कियों को बेसिकली फोर्सफुली जो है पाकिस्तानी जो है मुस्लिम्स के साथ शादी करने के लिए फोर्सफुल किया जा रहा है। तो ये भी उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान में। जो बेसिकली याद रखना दोस्तों कि जो खैबर पख्तूनवाली पास है ना, इंडिया के मैप में आप देखिएगा कि जो खैबर पख्तूनवाला इलाका है ना, वहाँ बेसिकली आज भी सिख ज़्यादा ही हैं। तो ये वहीं की बातें हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब जब आप देखोगे कि एक न्यूज़ और निकल के आ रही है पाकिस्तान से, ये द कंटेम्प्ट केस पाकिस्तान कोर्ट समन्स द इमरान। यहाँ पे इमरान खान के रिगार्डिंग में क्या न्यूज़ है कि बेसिकली आप देखोगे कि एक यूएस का स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आता है, इमरान खान के खिलाफ आता है। इस सेंस में आप देखोगे दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने ही देश के एक मतलब चीफ जज के बारे में थोड़ा सा अविवादित टिप्पणी कर दी। तो उसी के तहत क्या हुआ कि इनको कोर्ट तक खींच ले गए। तो कोर्ट तक खींच ले गए तो थोड़ा सा मतलब जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी जो अमर्यादित थी। तो इसमें यही बातें हैं दोस्तों कि कंटेम्प्ट ऑफ केस में पाकिस्तानी इमरान खान को जो है पेशी पे लगाया गया है कि आप मतलब कोर्ट ने इनको लाइन हाजिर किया है कि आप हाजिर होइए, इसके मतलब पेशी होगी इस पर। तो यही पे था दोस्तों। और यहाँ पे आप देखोगे कि यूएस का एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि यूएस ने साफ साफ लिखा है द यूएस मीनवाइल he has made it clear that it does not side with any political party in the Pakistan and supports the peaceful upholding of the democratic। तो यूएस ने यही कहा है कि हम जो है लोकतंत्र को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और जो है जुडिशरी का सम्मान करते हैं। हम बेसिकली पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना जो है उतना समर्थन नहीं रखते हैं। तो हम वही हद तक उन्हीं चीज़ों के लिए सहमत हैं जो एक बेहतर वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छा है। तो यही यहाँ पे बातें थी दोस्तों। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे दोस्तों कि ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है कि केरला में जो अडानी पोर्ट का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ के लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट कर दिया। वहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट करते हुए आप देखोगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस न्यूज़ का बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। क्या होता है ना दोस्तों कि जो केरला का जो सी कोस्ट है, अक्सर क्या है कि वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। तो सॉइल इरोजन के चलते, कटान के चलते केरला की जो राजधानी है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे क्या है दोस्तों कि अडानी ने अपना एक वहाँ पे सी पोर्ट नया पावर प्लांट स्टार्ट किया। बेसिकली दोस्तों इस पावर प्लांट के चलते आप देखोगे कि लोगों के बीच काफ़ी प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट इन द सेंस आप देखोगे कि बेसिकली ये जो जिस सी शोर के किनारे, जिस समुद्र के किनारे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है ना, वहाँ पे क्या था दोस्तों कि जब मतलब बाढ़ आती थी तो वहाँ पे कह सकते हो कि कई सारे लोगों को जो बाढ़ के तहत अपना घर बार खो दिए, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको बिठाया, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स बनाए, तो वो लोग वहीं पे रहने लगे। तो लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स भी वहाँ पे जुड़ गए। आप देखोगे दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के चलते, अडानी पावर प्लांट के इस प्रोजेक्ट के चलते जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके चलते थोड़ा सा वहाँ पे अडानी पावर्स ने सीज भी डाल दिए। सीज के तहत मतलब कि जो फिशर्समैन है वहाँ की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, फिशर्समैन को फिशिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये उसी चीज़ का प्रोटेस्ट है। आप चाहो तो डिटेल में मैंने सारी चीज़ों को अंडरलाइन किया है, तो इस अंडरलाइन को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों लास्ट इकोनॉमी के सेक्शन की कुछ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब दोस्तों इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज़ को डिस्कस करते हुए यहाँ पे बेसिकली क्या है दोस्तों कि नितिन गडकरी साहब ने एक अल्टरनेटिव प्लान्स को एलोबरेट करने के लिए, अल्टरनेटिव प्लान्स को जो है लाने के लिए कुछ बातें की गई है कि नॉट रिजिड ऑन द ऑटो फ्यूल टैक्स बट पेट्रोल एंड डीजल अल्टरनेटिव नीड्स। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो है ऑटो फ्यूल्स के तहत कुछ बातें की गई है कि बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो क्रूड इंपोर्ट है ना, वो दिन पे दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
तो इंपोर्ट के चलते जो फिजिकल डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है, इसके तहत आप देखोगे दोस्तों कि थोड़ा सा नितिन गडकरी साहब ने एक अल्टरनेटिव बातें भी की। अल्टरनेटिव बातों में इन द सेंस देखोगे कि यहाँ पे एथेनॉल और मेथनॉल की बातें की गई है। एथेनॉल की बातें यहाँ पे करते हुए इन्होंने कहा है कि एथेनॉल इज बेसिकली पॉल्यूटेंट फ्री भी है। और पॉल्यूटेंट फ्री के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली के साथ साथ आप देखोगे कि फिजिकल के लिए भी फायदा है, मतलब बर्डन नहीं पड़ रहा है, सेल्फ प्रमोटिंग हो रही है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि सो कंपनीज आर नाउ विथ फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स have and internal combustion engines are capable of operating on the gasolines and the blend of gasolines and ethanol on focusing on biodiesel through use। तो ये भी इन्होंने कुछ फ्लेक्सिबल फ्यूल्स इंजन्स के बारे में बात किया है कि कंपनीज आप बेसिकली ऑल्सो करंट टाइम में पेट्रोल को देखते हुए, डीजल को देखते हुए कुछ फ्लेक्सिबल इंजन्स भी बनाने की कोशिश करी कि लाइक है, जिसमें कैसे कह सकते हो कि लेस कम्बशन हो। लेस कम्बशन मतलब कि आप मान के चलिए, इन द सेंस आपको समझने की कोशिश करूं तो होता क्या है ना दोस्तों कि जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, पेट्रोल वगैरह में एथेनॉल की ब्लेंडिंग किया जाता है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग इन द सेंस कि आप जो पेट्रोल पंप पे जाते हो पेट्रोल भराने के लिए, जो आप ग्रीन रंग की पाइप देखते हो ना, उसके अंदर ही क्या होता है दोस्तों कि ब्लेंडिंग की जाती है। तो उस ब्लेंडिंग से जो पेट्रोल रिफाइन होकर आता है ना, तो वो थोड़ा सा पॉल्यूटेंट फ्री बनता है। तो यही यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो गैसोलीन और एथेनॉल के फ्रेंडली हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये था इकोनॉमी के रिगार्डिंग में न्यूज़। अब दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों, पसंद आई हो, तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शाम को अपना ट्यूटोरियल सेक्शन आएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।